So hello everyone, how's you all? I hope you all are doing good. So guys, myself Purnima, as you know. So guys, yesterday we read about the rules of grammar. Okay, so today I'll tell you about the nouns. Yes, about the nouns. Types of nouns and definition of nouns and how are nouns used in sentences. Okay, all of that. So let's start the video. ओके सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। तो उसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो हमें किसके बारे में बताता है? किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, और या फिर किसी चीज़ के बारे में, किसी थिंग के बारे में। ठीक है, सो मोस्ट sentences contain at least one noun और pronoun। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो मतलब जो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हम लिखते हैं, उनमें ज़्यादातर वाक्यों में कम से कम एक संज्ञा और या सर्वनाम होता ही होता है। ठीक है, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें संज्ञा और सर्वनाम होता ही होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट इज द डॉग रन वेरी फास्ट। ठीक है, जो कुत्ता है वो बहुत तेज़ दौड़ा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया? डॉग आपका नाउन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ आर नाउन्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। जो नाउन है हमारा वो सेंटेंस में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर नाउन्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। ठीक है, सो a complete sentence usually consists of at least a subject and a verb। ठीक है, अब ये जो है एक पूरे सेंटेंस में, ठीक है, जो हम सेंटेंस हम लिखते हैं उसमें आमतौर पर कम से कम एक विषय, सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो, एक विषय और एक क्रिया होती है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, विषय और क्रिया, वो होती ही होती है। ठीक है, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं अपना, जो भी हम कुछ लिखेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट सम पर्सन। ठीक है, और थिंग। ठीक है, एंड द वर्ब describes an action carried out by द सब्जेक्ट। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो विषय होता है हमारा, मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, द सब्जेक्ट डिस्क्राइब सम पर्सन और थिंग। जो विषय हमारा होता है वो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का ही वर्णन करता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। और जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारा वर्ब होता है, वो क्या करता है? क्रिया विषय द्वारा की गई क्रिया का वर्णन करती है। ठीक है, समझ में आया? जो क्रिया होती है वो विषय द्वारा की गई क्रिया का वर्णन करती है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इन मोस्ट केसेस द सब्जेक्ट इज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, सो द मोस्ट
basic role for a noun is to act as the subject for a verb that follows it. ठीक है. नाउ वो कह रहा है कि ज़्यादातर मामलों में जो विषय जो हमारा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, विषय एक संज्ञा या सर्वनाम है. ठीक है, ज़्यादातर केस में क्या होता है, विषय जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम है. ठीक है, इसलिए संज्ञा के लिए सबसे ज़्यादा जो बुनियादी भूमिका होती है वो एक क्रिया के विषय के रूप में होती है. ठीक है, जो कि क्रिया के विषय के रूप में कार्य करता है. ठीक है, जो उसके बाद आती है. ठीक है ना. In most cases, the subject is a noun or a pronoun, so the most basic role for a noun is to act as a subject for a verb that follows it. ठीक है, अब इसके examples. Noun as subject. ठीक है, इसका example देखो, जैसे कि डेविड वेंट आउट, कि डेविड बाहर चला गया. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वेंट. ठीक है ना, वो चला गया. नाउ नाउन एंड प्रोनाउन कैन also play the role of object in a sentence. ठीक है, वो बोल रहा है संज्ञा और सर्वनाम. ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम भी एक वाक्य में वस्तु की भूमिका निभा सकते हैं. ठीक है, जो हमारी संज्ञा होती है, जो हमारी नाउन होता है, ठीक है, और जो सर्वनाम होता है, ठीक है, जो प्रोनाउन होता है. नाउन और प्रोनाउन जो है वो हमारे किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में हमारे, ठीक है, एक वस्तु की भूमिका निभा सकते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? An object usually comes after the verb and represents something or someone that it's affected by the action described. ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो एक वस्तु आमतौर पर क्रिया के बाद आती है. ठीक है, और कुछ या किसी के रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, जो वस्तु होती है हमारी वो यूजुअली क्या होती है, क्रिया के बाद आती है, और कुछ या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, कि जो मतलब जो वर्णित क्रिया होती है, वर्णित क्रिया से जो प्रभावित होती है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, जो हमारी वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या है, ये लोग क्या डिफरेंस है इनमें. सो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और something that is directly acted upon the verb. ठीक है, the direct object is someone or something that is directly acted upon by the verb. ठीक है, वो बोल रहा है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा, जो प्रत्यक्ष वस्तु जो हमारी होती है. ठीक है, वो कोई या कुछ है जो कि क्रिया द्वारा सीधे काम करता है. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो कि क्रिया के द्वारा सीधे डायरेक्ट जो काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
ठीक है, इज समवन और समथिंग दैट receives the direct object। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो अप्रत्यक्ष वस्तु होती है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष वस्तु कोई भी या कुछ है जो कि प्रत्यक्ष वस्तु को प्राप्त करती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष वस्तु जो होती है हमारी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है, कुछ है या जो कोई या कुछ भी जो हमारा डायरेक्ट वस्तु को, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमारा रिसीव करता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि आई हैव brought the गर्ल्स ए गिफ्ट। ठीक है, मैं गर्ल्स के लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो इसमें जो हमारा गर्ल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट, क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा ये, और अ गिफ्ट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, जो द गर्ल्स हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट और एक गिफ्ट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।